वी गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड T-34 द आयरन फ्यूरी। 2018 में आई इस रशियन मूवी ने जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कहानी ऐसी ही एक सोल्जर की है जिसने अपने सिर्फ 3 साथियों और 6 टैंक शेल को लेकर जर्मनी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हमने मार्वल और डीसी की मूवीज में तो कई बार CGI और VFX का यूज होते देखा है, जहां बड़े बड़े सुपर हीरोज एक दूसरे को धूल चटाते हैं और यूजुअली मैं भी ऐसी ही मूवीज प्रेफर करता हूं क्योंकि आप लोगों को सुपर हीरोज की फाइट देखना पसंद आता है। लेकिन जब मैंने इस मूवी को बारीकी से देखा तो सचमुच इसके भी ग्राफिक्स काबिले तारीफ थे। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें 1941 का वक्त दिखाया जाता है। इस समय जर्मनी और रशिया के बीच में जंग छिड़ी थी। दोनों ही देशों के सैनिक अगर एक दूसरे को देख ले तो उनके खून के प्यासे बन जाया करते थे। वही एंट्री होती है कहानी के लीड कैरेक्टर निकोलाई की, जो कि इस वक्त अपनी सेना के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करके वॉर प्लेस से होकर गुजर रहा था। मगर तभी उसकी नजर जर्मन के एक साइन बोर्ड पर पड़ी। अपना गुस्सा निकालने के लिए निकोलाई उस जर्मन साइन बोर्ड को तोड़ देता है, मगर इतने में ही पीछे से एक जंगी दस्ता यानी कि वॉर टैंक उनके पीछे आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। निकोलाई अपने ट्रक में बैठकर उसे तेजी से भगाने लगता है और अपने पास बैठे साथी को ये कहता है कि हर वक्त 4 के काउंटडाउन पर जोर से चिल्लाना। और जैसे उसका साथी 4, 3, 2, 1 बूम बोलता था, तभी उनके पीछे वाले टैंक से फायर होता था। और इसी कैलकुलेटिंग और डिफेंसिव स्किल्स के साथ हमें ये पता चलता है कि वो एक टैंक कमांडर था, जिसे सब पता था कि टैंक कितनी देर में घूमता है, उसकी तोप कितनी देर में रिलोड होती है और उसमें कौन कौन से शेल्स लगते हैं। स्लो मोशन में दिखाए गए शॉट्स सच में काबिले तारीफ थे। एक वक्त तो ऐसा था जब उस टैंक का शेल उनके ट्रक को भेदने ही वाला था, लेकिन उस वक्त अपने तेज दिमाग से निकोलाई रास्ते के बीच में ही रुक गया था, जिसकी वजह से वो शेल जाकर पास के खंबे से टकरा जाता है। और इसी के साथ ये लोग अपनी जान बचाकर अपने खेमे में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट से होती है। वो बताते हैं कि जर्मनी के खिलाफ जंग में उन्होंने अपने काफी सारे साथी, टैंक्स, वेपन्स और कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से खो दिया है। अब उनकी ये जंग ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी और उन्हें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो निकोलाई पूछता है कि हमारे पास इस वक्त क्या अवेलेबल है, जिन पर सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि हमारे पास ये सिर्फ 3 सिपाही और 1 टैंक बचा है, जिसे ठीक तरीके से चेक करने पर निकोलाई बताता है कि इसका इंजन ठंडा पड़ा है और टैंक में अच्छे शेल्स भी नहीं रखे गए हैं। कल जब मुकाबला होगा तो कैसे उनका सामना करोगे? तो वो तीनों सैनिक उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर इतने सारे जंगी दस्तों के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे? तो निकोलाई उन्हें जवाब देता है कि अगर इस वक्त तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, क्योंकि मुझे जंग में कायरों की कोई जरूरत नहीं। अगर इंसान अपने पर आ जाए तो एक भी 100 के बराबर होता है। और निकोलाई की इन्हीं बातों से वो तीनों उस जंग में दुश्मन का सर को चलने के लिए तैयार हो चुके थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जर्मनी की तरफ से करीब 8 टैंक्स उन पर हमला करने के लिए तैयार थे, जबकि इनके पास सिर्फ 1 टैंक था। ये लोग छिपकर उनका इंतजार कर रहे थे। एक तरफ जहाँ रशिया की टीम को निकोलाई लीड कर रहा था, वहीं जर्मनी की टीम को क्लाउस जैगर लीड कर रहा था और वो भी एक टैंक कमांडर था। जिस जगह फाइट होने वाली थी, इस जगह को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया था। ये गांव था जहां पर पहले कभी लोग रहा करते थे, मगर इस जंग में किसी मासूम की जान न चली जाए, इसी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा था। क्लाउस को महसूस हो चुका था कि कोई ना कोई घात लगाकर हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ने से पहले रुक जाता है। तभी निकोलाई अपना प्लान बी अप्लाई करता है और एक छोटी सी झोपड़ी में से एक नकली तोप बनाकर बाहर निकालता है। तो क्लाउस को लगता है कि उनके टैंक्स उस झोपड़े के पीछे छिपे हुए हैं, इसलिए वो अपने बाकी टैंक्स को उन पर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। और इसी बात का तो निकोलाई को इंतजार था। तभी वो अपने आर्मर पियर्सिंग शेल का यूज करता है, यानी कि कवच भेदी गोला, और सिर्फ एक ही बार में उनके 2 टैंक्स को उड़ा देता है। जबकि दूसरी तरफ क्लाउस के पास में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हाई एक्सप्लोसिव शेल था, यानी कि वो लोग बड़ा धमाका तो कर सकते थे मगर उनके टैंक का सर्वनाश नहीं कर सकते थे। इसी बीच उन पर काफी ज्यादा बमबारी होती है और एक हाई एक्सप्लोसिव शेल आकर उनके टैंक पर लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोहे के टुकड़े आकर उनके ड्राइवर को लग जाते हैं और एक सिपाही वहीं घायल हो जाता है। मगर फिर भी बाकी के सिपाही हार नहीं मानते और टैंक से बाहर निकलकर एक ग्रेनेड की लड़ी उस तोप की नली पर लगा देते हैं, जिसके फटने से वो टैंक भी बेकार हो जाता है। अमूमन तौर पर बॉलीवुड मूवीज में ऐसी खतरनाक फाइट्स मूवीज के एंड में दिखाई जाती है, जबकि ये तो इस कहानी की शुरुआत थी, तो आगे तो और भी बेहतरीन होगा। फाइनल कंक्लूजन में ये निकलता है कि सिर्फ 2 ही टैंक बचते हैं, एक क्लाउस का और एक निकोलाई का, जहां ये दोनों ही एक दूसरे पर हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं। इस बड़े धमाके से तो हर कोई हिल चुका था और फाइनली इन दोनों का टैंक भी खराब हो चुका था, जिसके बाद अब ये दोनों 1-on-1 निकलकर बाहर आते हैं। अब क्योंकि क्लाउस के हाथ बंदूक थी तो वो निकोलाई को शूट कर देता है और ये जंग यहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद वक्त दिखाया जाता है 1944, यानी कि 3 साल आगे का वक्त। काफी सारे कैदियों को एक ट्रेन में एक जेल की ओर लेकर आया जाता है, जिनका स्वागत वहां का जेलर करता है। ये सभी कैदी रशियन कैदी थे और जेलर एक जर्मन पर्सन, इसलिए उन दोनों की बातों की कम्युनिकेशन के लिए वहां पर एक ट्रांसलेटर रखी गई थी, जिसका नाम था आन्या। जेलर कहता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, मुझसे बचकर तुम
तुम कहीं नहीं जा सकते, सभी कैदी मेरे सामने झुको और अपनी टोपियां उतार दो। हालांकि उनमें से सारे कैदी झुक चुके थे और साथ ही उन्होंने अपनी टोपियां भी उतार दी थी, मगर एक कैदी फिर भी खड़ा था। ये देखकर जेलर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक उस पर तान देता है और कहता है कि तुम झुके क्यों नहीं, बताओ तुम्हारा नाम और रैंक क्या है। ट्रांसलेटर उससे कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो प्लीज इन्हें सच सच बता दो, वरना ये तुम्हें शूट कर देगा। जहां पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो कैदी और कोई नहीं बल्कि निकोलाई था और उसे ये बात काफी अच्छे तरीके से पता थी कि इस जमाने की बंदूकें अगर बारिश में इस्तेमाल करते हैं तो वो रुक जाती है। और सेम टू सेम वैसा ही होता है, जब जेलर उस पर गोली चलाता है तो उसकी बंदूक अटक जाती है, मगर फिर भी वो उसे काफी मारता है और टॉर्चर करने के लिए उसे एक अलग सेल में भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी धुलाई कुटाई काफी दिनों तक चलती है और उसे फांसी की सजा करार दी जाती है। वहीं कहानी की दूसरी ओर हम क्लाउस को देख पाते हैं, जो कि अब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसे अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए अच्छे ट्रेनर्स और साथ ही अच्छे टैंक्स की जरूरत थी। तो वो अपने सीनियर कमांडर से यह अकॉर्ड पास करवा लेता है कि क्या वो पकड़े गए रशियन कैदियों का अपने काम में इस्तेमाल ले सकता है, जिन पर वो भी एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद क्लाउस उस जेल में आता है और वहां के रिकॉर्ड चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि आज से करीब 3 साल पहले हुई जंग में जिस एक रशियन सैनिक ने सिर्फ एक टैंक से हमारे 8 टैंक्स को बर्बाद कर दिया था, वो यही है। तो वो सीधा उससे मिलने पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे पहचाना, मुझे अपनी टीम से पता चला है कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाने वाली है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी ये सजा खत्म हो सकती है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हमने जंग में एक टैंक जीता था जिसका नाम है T-34, लेकिन इस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा दुरुस्त है। अगर तुम उसे ठीक कर दो और हमारी सेना को वॉर में कैसे टैंक्स को यूज करना है अगर ये सिखा सको तो मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा। लेकिन जाहिर सी बात थी, निकोलाई का आंसर तो ना ही था, क्योंकि वो सर कटा सकता था मगर सर झुका नहीं सकता था। इसी वजह से क्लाउस ने पास ही खड़ी अन्या को अपना शिकार बना लिया और कहा कि अगर तूने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं इसे अभी के भी शूट कर दूंगा। गन पॉइंट पर खड़ी अन्या अपनी जान की भीख मांग रही थी निकोलाई से। हालांकि निकोलाई उनकी टीम में मिलना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने सामने किसी बेगुनाह का खून होते हुए भी नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से उसने क्लाउस का साथ देने के लिए हामी भर दी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर निकोलाई को पूरी जेल में जितने भी टैंक चलाने वाले सैनिक थे उनमें से 3 लोगों को चुनना था। और किस्मत की बात यह थी कि उनमें से एक शख्स वही था जो कि पिछली बार की लड़ाई में भी निकोलाई के साथ था। जिसके बाद उन चारों को उस टैंक से रूबरू करवाया जाता है जो कि था T-34, रशियंस का बनाया सबसे बेहतरीन टैंक, चलने में सबसे तेज और धमाके करने में सबसे आगे। इस रशियन टैंक ने खुद ही इन जर्मनी वालों के पैंथर टैंक्स की 12 बजा दी थी। निकोलाई के सामने टास्क था इस खराब पड़े टैंक को फिर से ठीक कर देना और साथ ही ट्रेनिंग राउंड में बाकी टैंक्स को मात भी देना, लेकिन शर्त यह थी कि उसके पास में इस टैंक में कोई भी शेल नहीं रखा जाएगा और साथ ही वो ट्रेनिंग राउंड से बाहर भी नहीं जा सकते थे। जब निकोलाई उस टैंक की हालत देखने के लिए उसके अंदर उतरता है तो वो अपने सामने उन रशियन सोल्जर्स की लाशें पाता है जिन्होंने जर्मनी वालों के खिलाफ जंग लड़ी थी। उसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी और तभी निकोलाई की नजर वहां पड़े 6 बड़े बड़े आर्मर पियर्सिंग शेल पर पड़ती है, जो कि अपनी एक ही वार में सामने वाले टैंक के परखच्चे उड़ा सकता था। हालांकि जर्मन सैनिकों को इस बारे में पता नहीं था कि ऑलरेडी उस टैंक में 6 शेल पड़े थे, मगर ये निकोलाई के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा होने वाला था। वो अपने दिमाग का यूज करता है और बाहर निकलकर क्लाउस को बताता है कि अंदर 6 लाशें पड़ी हैं और वो भी एक सैनिक थे। इस टैंक को यूज करने से पहले हमें इन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी होगी। और उसके साथियों ने हर एक लाश के साथ उनके कपड़ों में एक शेल छिपा दिया था। जिसके बाद निकोलाई और उसकी टीम इन सभी 6 जवानों को आर्मर पियर्सिंग शेल के साथ ही दफना देती है, क्योंकि उस वक्त वहां पर बहुत सारे जर्मन सैनिक खड़े थे और उनके सामने ये इन शेल्स को छुपा नहीं सकते थे। और अब बारी आती है T-34 को फिर से रेडी करने की। ये चारों अपनी जान लगा देते हैं उस T-34 को फिर से ठीक करने में। उसके कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे तो इन सभी ने उन पार्ट्स को दूसरे टैंक के पार्ट से रिप्लेस कर दिया और दिल लगाकर काम करने लगे। निकोलाई के मन में तो गुस्सा भरा था और इसी के साथ वो मिट्टी के अंदर उस पूरे एरिया का एक वॉर मैप बना देता है। तो स्टीफन कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? यहाँ एक पूरी बटालियन है, इतने सारे सैनिक हैं और इतने सारे टैंक से आखिर हम इनसे बचकर जाएंगे कैसे? ये तो सीधा सीधा मौत को दावत देना हुआ। लेकिन निकोलाई का तेज दिमाग उसे ये विश्वास दिलाता है कि ये सभी अपनी इस जंग को जीतकर यहाँ से बाहर निकल ही जाएंगे। एक दिन शाम को क्लाउस निकोलाई को अपने रूम में इनवाइट करता है। वहां पर आन्या भी खड़ी थी क्योंकि वो एक ट्रांसलेटर थी इन दोनों जर्मन और रशियन सैनिकों के बीच। क्लाउस ने बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है और वो टैंक भी जल्दी बनने ही वाला है, तो हमारे लोगों को वॉर ट्रेनिंग देने से पहले इस जगह की कुछ खास बातें हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब जो डायग्राम यहाँ पर क्लाउस उसे बनाकर दिखा रहा था वो तो ऑलरेडी निकोलाई के माइंड में आज से 2 महीनों पहले ही बन चुके थे और इस वक्त निकोलाई सिर्फ आन्या की आंखों में खो चुका था। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। अपनी बात को खत्म कर लेने के बाद में क्लाउस उस जगह का नक्शा अपने टेबल के नीचे वाली ड्रॉर में रखकर उसे लॉक कर देता है। ये बात निकोलाई और आन्या इन दोनों ने ही नोटिस कर ली थी क्योंकि ये मैप ही था जो कि इनके भागने की सबसे ज्यादा मदद करने वाला था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ एक तरफ निकोलाई अपने बाकी 3 साथियों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में उस हर एक जर्मन सैनिक को मात देने के लिए तैयार था जिन्होंने इनसे इनकी आजादी छीन ली थी। वहीं दूसरी ओर चुपके से आन्या क्लाउस के कमरे में चली जाती है
है ताकि उस मैप को चुरा सके, मगर उस वक्त एक दूसरा सोल्जर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए आन्या को अपने कपड़े खोलकर बेड पर लेटना पड़ता है ताकि उस सोल्जर को ये लगे कि कल रात क्लाउस अपनी महबूबा के साथ था। जिसके बाद आता है इस कहानी का एक वन ऑफ द आइकॉनिक सीन जिसमें निकोलाई अपने हाइपर स्किल्स को यूज करता हुआ वहां पर आग लगा देता है। धुएं की आड़ में जर्मन टैंक्स T-34 को देख नहीं पाते और उसी में से छिपते छिपाते निकोलाई अपने एक शेल को यूज करके एक टैंक को उड़ा देता है। ये सब कुछ देखकर बाकी के सुपरिटेंडेंट और कमांडर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग राउंड है, इनके पास कोई भी गोले बारूद नहीं होंगे, तो आखिर इन लोगों ने हमारा टैंक उड़ाया कैसे। ये सभी कुछ और समझ पाते इसी बीच निकोलाई ने अपना दूसरा गोला छोड़ दिया था इनके हेडक्वार्टर्स पर, जिसकी वजह से काफी सारे जर्मन सैनिकों की जान चली गई थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर उन्होंने जमीन के नीचे माइनिंग्स लगा रखी थी, अगर कोई भी टैंक उन पर चले तो वहीं धमाके में फट जाए। इसी वजह से निकोलाई को एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है और वो सीधा आकर उनकी पार्किंग एरिया में कूद जाता है जहां पर उनकी काफी सारी मर्सिडीज खड़ी थी, और ये टीम अपने बड़े से T-34 की मदद से उनकी सारी मर्सिडीज कारों का चपटा बनाकर मेन गेट से निकल जाते हैं। क्लाउस बेचारा अपनी एक बंदूक से उन पर शूट करता है, लेकिन जिस टैंक को बड़े बड़े आर्मर पियर्सिंग वाले शेल नहीं फोड़ सकते तो आखिर उसकी गोली क्या करती। इस वक्त निकोलाई ये बात जानता था कि इनके पास अब सिर्फ 4 शेल बचे हैं और रास्ते में आगे जाने के लिए सिर्फ 30 किलोमीटर तक का ही फ्यूल है। लेकिन जो मैप आन्या ने इन्हें लाकर दिया था उसकी मदद से इन्हें पता चलता है कि सिर्फ 20 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है जहां पर इन्हें खाने पीने के लिए कुछ सामान और साथ ही टैंक में भरने के लिए फ्यूल मिल जाएगा। आन्या भी इस वक्त हेडक्वार्टर्स के बाहर आकर इनका रोड पर इंतजार कर रही थी, जिसके बाद ये सभी उस शहर में जाकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेते हैं, जैसे कि खाने के लिए कुछ फल, पहनने के लिए कुछ कपड़े, अपने टैंक को चलाने के लिए फ्यूल और इसी के साथ वहां पुलिस वालों की कुछ बंदूकें। यहाँ क्लाउस का सीनियर उससे काफी ज्यादा खरीखोटी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारा ही प्लान था दुश्मनों को अपने अंदर शामिल करके उनसे मदद लेना, अब देख लो तुम्हारी मदद हम पर कितनी भारी पड़ी है। जिस पर क्लाउस कहता है कि मैं उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वहां से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर चेकोस्लोवाकिया नाम का एक शहर था जिसके अंदर रशियन आर्मी थी। उसे कैसे भी करके इन सभी को चेकोस्लोवाकिया पहुंचने से रोकना था, इसीलिए वो एक प्लेन में बैठकर ऊपर से उन पर नजर रखने की कोशिश करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो लोग इस वक्त जंगल के रास्ते से होकर निकल रहे हैं। लेकिन चेकोस्लोवाकिया तक पहुंचने से पहले इन्हें एक और गांव से होकर गुजरना था। इस बात को निकोलाई भी जानता था और क्लाउस भी जानता था। इस वक्त रात हो चली थी और टैंक का इंजन पूरी तरीके से गर्म हो चुका था, इसी वजह से इन्हें जंगल में ही एक स्टॉप लेना पड़ता है। उसके बाकी साथी स्टीवन, लेनोव और क्लोचॉक उससे बताते हैं कि पास ही में एक नदी है, क्यों ना वहां पर जाकर थोड़ा सा नहा लिया जाए। जिसके बाद ये चारों मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस नदी में गोते लगाते हैं और पहली बार आजादी की सांस लेते हैं और अपनी कामयाबी का एक जश्न मनाते हैं कि आखिर इतने बड़ी दुश्मन सेना के बीच में से उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने आप को वहां से निकाल लिया। जिसके बाद रात को इनकी एक मीटिंग होती है। निकोलाई ने कहता है कि हमारा चेकोस्लोवाकिया तक जिंदा पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब तक तो सीधे रास्ते की मदद से क्लाउस के बड़े बड़े टैंक्स ऑलरेडी उस गांव के छोर पर होंगे और वो हमें जिंदा वहां से निकलने नहीं देगा, तो क्यों ना इस पानी में ही हम इस टैंक को छुपा दें और चारों अलग अलग रास्ते से छिपते छिपाते चेकोस्लोवाकिया की सरहद तक पहुंच जाएं। लेकिन हर कोई इसके खिलाफ था, कोई भी निकोलाई का साथ छोड़ना नहीं चाहता था और इतनी मेहनत से जो लोग इस टैंक को यहाँ तक लेकर आए थे तो इससे भी कोई पानी में डुबाना नहीं चाहता था। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सभी मिलकर उस टैंक में जाकर उनका सामना करेंगे। जिसके बाद निकोलाई अपनी टीम को सोने का आदेश देता है और कहता है कि हम सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। वही रात को आन्या और निकोलाई के बीच में एक इंटीमेट सीन भी होता है, जहाँ इन दोनों की ही दूरियां अब करीबियों में बदल चुकी थी। निकोलाई जानता था कि टैंक में जब भी कभी बड़े बड़े धमाके होते हैं तो अंदर कान खुल जाते हैं, पूरी तरीके से दिमाग सुन्न पड़ जाता है, यहाँ तक कि तो सैनिक बेहोश भी हो जाते हैं। तो इस जंग में आन्या को ले जाना एक सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए वो इसे चेकोस्लोवाकिया तक छिपते छिपाते वहां की सरहद तक पहुंचने की सलाह देता है। मगर उससे क्या पता था कि उस पर तो रात में ही हमला होने वाला है। उसे दूर से बड़े बड़े टैंक्स के आने की आवाज आ जाती है। वो जल्दी से भागकर अपनी बाकी की टीम को उठाता है और कहता है कि उन्हें अभी के अभी निकलना होगा। ये सभी मेन रास्ते से गांव की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं से ही चेकोस्लोवाकिया का रास्ता निकलने वाला था। लेकिन वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा था। निकोलाई समझ गया कि यहाँ जरूर एक ट्रैप बिछा हुआ है, क्योंकि गांव में इतना सन्नाटा तभी होता है जब जंग के पहले एक ऑर्डर पास कर दिया जाए कि हर कोई अपनी जान बचाकर इस गांव को खाली कर दो। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये सभी अपना रास्ता चेंज करके निकलते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि ऑलरेडी 3 बड़े बड़े टैंक्स उनका खात्मा करने के लिए तैयार थे। ये सभी एक असमंजस की स्थिति में आ चुके थे कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि अगर ये पीछे गए तो तीनों टैंक एक साथ उस पर हमला करेंगे और ये सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। तो निकोलाई एक प्लान बनाता है और कहता है कि अगर हम किसी एक टैंक का ध्यान भटका दें और 20 की स्पीड से डायरेक्ट पीछे वाली दीवार को टक्कर मारे तो हम बाकी 2 टैंक्स के होने वाले वार से बच सकते हैं। लेकिन उनमें से एक टैंक का ध्यान कौन भटकाएगा, जिसमें क्लोचॉव कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा। वो एक बम लेकर सीधा एक टैंक के पास पहुंच जाता है। धुंध काफी ज्यादा थी, कुछ दिख नहीं रहा था, इसी वजह से एक टैंक का कमांडर अपने टैंक का डोर खोल के ऊपर ही खड़ा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए क्लोचॉव वहां पर पहुंचकर उसमें ग्रेनेड डाल देता है। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उसमें वो बाकी के सैनिक तो मरते ही मरते हैं, उसी के साथ क्लोचॉव भी चला जाता
है। अब जैसे ही इनका ध्यान भटकता है तो अपनी स्पीड को फुल रखते हुए निकोलाई पीछे की दीवार में घुस जाता है और जब इन दोनों टैंक्स की तोपों से इनके शेल निकलते हैं तो वो दोनों आपस में ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि बिना एक भी गोला छोड़े उसने 3 बड़े बड़े टैंक्स का सर्वनाश कर दिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें अपने सामने एक और टैंक दिखता है जिसे सामने से तबाह करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वो एक और नई स्ट्रेटजी बनाता है और जमीन पर शूट करता है, जिससे बाउंस होकर जैसे ही शेल नीचे की तरफ से उन पर वार करता है तो उनका पूरा टैंक फट जाता है। मगर इनकी मुसीबतें खत्म कहां होने वाली थी। ये जैसे ही पीछे से निकलने वाले होते हैं कि तभी एक और टैंक इनका रास्ता रोक लेता है। ये दोनों ही अपनी तोप की नलियां एक दूसरे पर मोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों अपना काम फास्ट करते हैं, लेकिन किस्मत से सिर्फ 1 सेकंड पहले निकोलाई की तोप उस टैंक पर आ जाती है और ये लोग अपने चौथे गोले से उस टैंक को भी पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। इस फाइट के एंड सीन में हम ये देख पाते हैं कि करीब 2 टैंक्स और उड़ जाते हैं, जिनमें अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट शेल ही बचा होता है और ऊपर से अब उसका फाइनल सामना होने वाला था क्लाउस के साथ में। निकोलाई उससे फाइनल बैटल करने से पहले सिर्फ 5 मिनट का वक्त मांगता है। इसी बीच वो भागकर जाकर क्लोचॉक को अपने टैंक में ले आता है और उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। इन 5 मिनटों में उन दोनों के टैंक एक ब्रिज के आमने सामने आ जाते हैं और फिर शुरू होता है फाइनल बैटल। सामने से आते हुए क्लाउस के टैंक में काफी सारे आर्मर पियर्सिंग शेल थे जो कि वो उन पर धड़ाधड़ छोड़ते जाता है। वहीं नीचे बैठा स्टीफन काफी अच्छी तरीके से उस टैंक को ड्राइव करता है और मुड़ मुड़ के चलाता है, जिसकी वजह से सामने वाले टैंक के शॉट्स मिस होते जाते हैं। निकोलाई के पास सिर्फ एक लास्ट शेल ही बचा था जिसे वो सामने वाले टैंक के टायर पर निशाना लगाता है और जैसे ही एक बड़ा ब्लास्ट होता है उसका टैंक पूरी तरीके से हिल जाता है और ये लोग उसे धक्का देते हुए ब्रिज के एकदम किनारे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इस बीच उन पर भी वार हुआ था, इस वजह से उनका भी टैंक पूरी तरीके से खराब हो चुका था। बहुत ही खराब हालत में क्लाउस वहां से बाहर निकलता है। वो अपनी बंदूक से निकोलाई को शूट करने वाला था, लेकिन इस वक्त निकोलाई के हाथ में भी बंदूक थी। क्लाउस समझ चुका था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, तो वो निकोलाई से कहता है कि मुझे शूट कर दो। हालांकि निकोलाई चाहता तो वो अपने दुश्मन को वहीं पर खत्म कर सकता था, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे मासूमों की जाने गई थी, मगर वो जर्मन सैनिकों की तरह नहीं था और वो उसे जिंदा छोड़कर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच क्लाउस का टैंक पानी में गिरने ही वाला होता है कि तभी वो उससे मदद मांगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। निकोलाई भी उसकी जान बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन उस वक्त इस कहानी का वन ऑफ द टचेबल सीन हमारे सामने आता है, जहां पर एक सैनिक एक दूसरे सैनिक को सिर्फ एक हाथ मिलाकर अलविदा करना चाहता था और इसी के साथ क्लाउस अपने टैंक के साथ ही ब्रिज के नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये सभी क्लोचॉक को लेकर चेकोस्लोवाकिया तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें आन्या भी मिल जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।